बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है यूएचएस यूनिट नंबर 17, लास्ट यूनिट है हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के मतलब जो कंटेंट्स हैं हमारे सिलेबस में, उसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, उसके अलावा हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम है और फैक्टर्स हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी या एलीलिक फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। इन चीज़ों के मतलब जब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये तमाम के तमाम कंटेंट्स आपको एफएससी पार्ट 2 की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 24 से मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से जो वो ये कंटेंट्स आपको जो वो मिल जाएंगे, वो हमने जो वो डिस्कस करने हैं। बस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन क्या है? ठीक है, एवोल्यूशन क्या है? तो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लाइफ है, जो स्पीशीज हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, और एक से दूसरी फॉर्म मुख्तलिफ जो है वो उसमें बन रही हैं, नई स्पीशीज अराइज हो रही हैं, नए ट्रेड्स डेवलप हो रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसने क्या किया है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, लाइफ के अंदर चेंजेस लाने का सबब बना है। जो जमीन के ऊपर लाइफ है उसमें चेंजेस लाने का सबब बना है। फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू वास्ट डाइवर्सिटी, इस वक्त जो मोस्ट डाइवर्स फॉर्म है या इस वक्त जो मौजूद है स्पीशीज इस कायनात में, ये अराइज हुई हैं फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो उस एक एंसेस्टर के बनने से अब तमाम स्पीशीज तक के बनने का जो अमल है, ये सारा जो प्रोसेस है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि थ्रू आउट चेंजेस के थ्रू जो है ये प्रोसेस हुआ है, ये स्पीशीज अराइज हुई हैं। इन सारे प्रोसेस को, इस सारे ग्रेजुअल चेंजेस के प्रोसेस को हम नाम देते हैं एवोल्यूशन का, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्यों हुई है एवोल्यूशन? बेसिकली ये ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशंस हैं उनके आपस में इंटरेक्शन से और उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से ये डेवलप हुई है। ठीक है, यानी कि इसकी जो कॉज है एवोल्यूशन की, वो ये है कि इंडिविजुअल्स ने आपस में भी इंटरेक्ट किया, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, और इस इंटरेक्शन के नतीजे में उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आई, उनके अंदर अडेप्टेशन आई, उन्होंने अपने अंदर नए करेक्टर्स डेवलप किए, अडॉप्ट किए, और वो अडेप्टेशन जो एक स्पीशी का थ्रू आउट जनरेशन हिस्सा बनती गई, वो सारी अडेप्टेशन उनके अंदर लॉन्ग टर्म चेंजेस का सबब बनते हुए नई स्पीशीज बनने का सबब बनी। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में एवोल्यूशन हुई है। दो तरह के कॉन्सेप्ट्स कंसिडर किए जाते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से रिलेटेड। एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल क्रिएशन का और एक कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन का। स्पेशल क्रिएशन क्या है? जो स्पेशल क्रिएशन के ऊपर जो बिलीव करते हैं, उनका कहना है कि हर एक स्पीशीज स्पेशली क्रिएट हुई है। ज्यादातर रिलीजियस आइडियाज इसके मतलब ही है कि हर एक जो स्पीशी है वो स्पेशली क्रिएटेड है, एज सच जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रही है उसी फॉर्म में बनी हुई है। और जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है, ये बिलीव करती है कि जो स्पीशीज इस वक्त मौजूद हैं वो ग्रेजुअल चेंजेस के थ्रू बनी है। वो ग्रेजुअल चेंजेस कैसे हैं? उसमें मेनली नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बिलीव किया जाता है। उसके अलावा उसमें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी कि लामार्किज्म भी आ जाती है, और भी कई एक एवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो बिलीव है जो एवोल्यूशनिस्ट का, वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर है। आपने लामार्क और डार्विन दोनों को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। डार्विनिज्म जो है वो स्पेशल क्रिएशन, वो सॉरी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बिलीव कर रही थी, और जो लामार्किज्म थी वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर जो वो बात हुई है उसमें। तो खैर दोनों में एक चीज जो कॉमन है कि एवोल्यूशन,
दोनों एवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं। तो हम उसमें एक एवोल्यूशनरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, और वो है डार्विनिज्म, यानी कि डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो एवोल्यूशन ये है जो आपके सामने कि all the species now the time present all are created from a common ancestor। सारी एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुई है, सारी की सारी एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुई है, जितनी भी इस वक्त मौजूद है, ठीक है। ये एवोल्यूशनरी जो है वो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। स्पेशल क्रिएशन ये है कि हर एक स्पेशल क्रिएट हुई है। तो खैर हम यहाँ पर एवोल्यूशन के मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के मतलब बात करेंगे, डार्विनिज्म के मतलब बात करेंगे, ठीक है। डार्विनिज्म नो नीड टू हिस्ट्री, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड का आइडिया हो तो उसने HMS बीगल के ऊपर जो 5 साल सफर किया और उसने जो कलेक्शन की, जो फ्लोरा और फाना पूरी दुनिया का उसने जो ऑब्जर्व किया, और गैलापागोस आइलैंड के ऊपर खास तौर पर उसने जो ऑब्जर्वेशंस की, वो सारी कलेक्शन उसकी फ्लोरा और फाना की उसकी स्टडी करते हुए, और उसने सारे जो अपने 5 साल का सफर था, ठीक है, उसको बेस वो सारी स्टडी करते हुए उसने जो है वो पहले पब्लिश किए थे पेपर्स। उसके बाद जब उसने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी उसमें खास तौर पर साथ में अल्फ्रेड रसल वेलेस का रोल भी था। खैर, तो जो थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो थ्योरी क्या थी कि एक पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस होती हैं। हम जिराफ की एग्जांपल ले लेते हैं। उसने जिराफे की एग्जांपल के साथ जब वो बात की थी कि जैसे जिराफ है, लामार्क ने कहा छोटी गर्दन वाले थे जिन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच कर करके लॉन्ग नेक जो है वो बनाई। इसने कहा नहीं, पॉपुलेशन में दोनों तरह की जिराफ थे, लॉन्ग नेक वाले भी, शॉर्ट नेक वाले भी, लेकिन ये जो वेरिएशन है एक पॉपुलेशन में, ये वेरिएशन आई कैसे, इसका उसको आइडिया नहीं था। तो खैर हर एक पॉपुलेशन में वेरिएशन होती हैं, एक उसका ये पॉइंट था। दूसरा, हर एक पॉपुलेशन के अंदर ओवर प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी है, बड़ी तेजी से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी आबादी बड़ी बढ़ेगी, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा हर एक पॉपुलेशन का, और जब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, रिसोर्सेज तो उतने ही है, रिसोर्सेज तो इंक्रीज नहीं हो रहे, लिहाजा उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को स्ट्रगल करना पड़ेगी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। सपोज चारा जो है वो 10 भैंसों के लिए है, और अगर वहां पर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, 15-20 हो जाएंगी, तो फिर उन सब के दरमियान एक कंपटीशन डेवलप हो जाएगा भैंसों के दरमियान, और जो ताकतवर होंगी वो दूसरों को मार के खुद खा जाएंगी, दूसरों को भगाएंगी वहां से, और उनका सर्वाइवल हो सकेगा। बाकी आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और जो मजबूत होंगी वो वहां पर एग्जिस्ट करेंगी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। इट्स मीन दैट कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और इस स्ट्रगल में जो सबसे फिट है वो सर्वाइव करता है। तो इसकी थ्योरी के जो पॉइंट्स आए वो एक ये था कि प्रोडक्शन ज्यादा हुई और उसकी वजह से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुई, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के नतीजे में क्या हुआ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बाय नेचुरल सिलेक्शन। जो सबसे फिट था वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर गया, और जो सरवाइव कर गया उसके अंदर वो चेंज आ चुकी हुई है, वो अडेप्टेशन जो उसको बेहतर बना रही थी, वो चेंज उसके अंदर लॉन्ग टर्म जो है वो मुंतकिल होगी अगली नस्ल में भी, और वो जो फिट होंगे वो अपने आप को सरवाइव करते जाएंगे, वो अपने ट्रेड्स को, अच्छे ट्रेड्स को अगली जनरेशन में, जिसकी वजह से वो सरवाइव किए हुए हैं, वो अगली जनरेशन में मुंतकिल करते हुए वो सरवाइव करते जाएंगे। मीन के स्ट्रगल फॉर रिसोर्सेज है और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, ठीक हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या ये पॉइंट्स ठीक हैं। तो पहला तो इसने कहा पॉपुलेशन में वेरिएशंस होती हैं, कैसे वेरिएशंस होती हैं, इसको कोई पता नहीं था कि वेरिएशन की कॉज क्या है, वेरिएशन का सोर्स क्या है, और वेरिएशन अगली जनरेशन में मुंतकिल कैसे होती हैं, इसको नहीं आइडिया था। वो तो साथ ही साथ मेंडल का वर्क जरूर था, लेकिन मेंडल का काम अलग हुआ है, इसका काम अलग हुआ है।
अगर दोनों का काम बाद में देखे, जब न्यू डार्विनिज्म जो है वो बना था, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो ये कंसीडर किया गया था कि बिल्कुल ऐसा, और अदरवाइज तो कोई उसको आइडिया ही नहीं था वेरिएशन इन पॉपुलेशन का। दूसरा, टेंडेंसी टू ओवर प्रोड्यूस, ये इसका मेरिट है, ये इसकी खूबी है, बिल्कुल टेंडेंसी है। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है, ये भी खूबी है, ठीक है, बिल्कुल हो रही है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, क्या जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा? क्या सर्वाइवल का जो म्यार है वो सिर्फ फिटनेस ही है? क्या चीटर नहीं सर्वाइव कर सकते? अब कॉमन सी एग्जांपल ले लें, एग्जाम ही हो रहा है, तो एक बच्चा सारा साल मेहनत करता रहता है और उसने नंबर गेन करना है, और एक एंड में चीट करके किताब खोल के लिख लेता है, और वो डेफिनेटली अगर उससे मार्क्स से आगे बढ़ गया, तो वहां पर सर्वाइवल ऑफ फिटनेस कहाँ पर? ठीक है, चीटर्स वो भी आगे आ सकते हैं, ठीक है। वो एनिमल्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे क्लासेस में। लेकिन खैर, ये इसका जो पॉइंट है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ही होगी नेचुरल सिलेक्शन में, ये हमेशा नहीं होता। हाँ, ज्यादातर ऐसे ही होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, ज्यादातर ऐसी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। तो चले खैर, इसको भी हम, अगर हम डी मेरिट में भी कंसीडर कर सकते हैं, मेरिट भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सम एक्सटेंट ये है। पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम, पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम, ठीक हो गया। अब जो न्यू डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जेनेटिक्स भी हम डिस्कस करें, जिसके अंदर हम जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी, उन सब को ऑब्जर्व करें, तो अगर वो फैक्टर्स, 5 फैक्टर हम आगे हार्डे वेनबर्ग में पढ़ेंगे, कि अगर वो 5 फैक्टर ना हो तो पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। इसको कोई आइडिया नहीं था, ये तो बाद में नियो डार्विनिज्म ने बताया ना कि ऐसे ऐसे चेंज आ रही है पॉपुलेशन में, इसने तो कोई आइडिया नहीं दिया था कि वो पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम कैसे है, ये भी इसका डीमेरिट है। तो खैर, ओवरऑल अगर हम बात करें, तो इसका जो डार्विनिज्म का थीम है वो ये है कि कायनात में जो मौजूद जानदार है ना, वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी में कि जो डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ती चली जा रही है, इसका कहना है नहीं, बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, कंट्राडिक्शन है ये भी है। तो खैर, ओवरऑल अगर हम इसने जो बातें की थी, जो एविडेंस दिए थे, फॉसिल रिकॉर्ड एविडेंस के तौर पर दिए थे, पैलियोंटोलॉजी जो सारी, उसके अलावा जो अनाटमी इसने जो है वो डिस्क्राइब की थी, कंपैरेटिव अनाटमी, विजुअल एविडेंस के तौर पर फॉसिल रिकॉर्ड थे, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसने जो दिए थे दैट वाज द बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो उससे ये काफी हद तक ये साबित करने में कामयाब हो गया था कि एवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी में हो रहा है, जो कंटिन्यूसली हो रहा है, जो रुका नहीं हुआ। लेकिन वो प्रोग्रेस मतलब इतना स्लो है, इतना स्लो है, इतना स्लो है कि हमें लग रहा है कि शायद ये प्रोसेस हो नहीं रहा। लेकिन जब आप उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, 100 ईयर्स में देखेंगे, 1000 ईयर्स में देखेंगे, तो आपको वही चेंजेस महसूस होंगी। तो डार्विनिज्म और लामार्किज्म के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस था वो यही था कि उसका कहना था कि चेंजेस आती हैं सोमैटिक सेल में, उनको ज़्यादा यूज़ करने से या डिसयूज करने से, और उन चेंजेस को अगली जनरेशन में मुंतकिल किया जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सोमैटिक सेल की जो चेंज है वो इनहेरिटेड नहीं होती। लेकिन डार्विन ने ये कहा था कि नहीं, ऐसे नहीं होता, जो ट्रेड्स डेवलप हुए होते हैं, वो ट्रेड्स कैसे डेवलप होते हैं, वो वेरिएशन कैसे आती हैं, ये उसको आइडिया नहीं था। लेकिन पॉपुलेशन के दरमियान, इंडिविजुअल्स के दरमियान पॉपुलेशन में वेरिएशंस होती हैं, जैसे कुछ लॉन्ग नेक वाले, कुछ शॉर्ट नेक वाले, और उसमें वो अडेप्टेशन जो कि माहौल के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, ऐसी अडेप्टेशन रखने वाले जो जानदार हैं वो उस माहौल में सर्वाइव कर जाते हैं, बाकी जो जानदार हैं वो मारे जाते हैं। तो दोनों का जो पॉइंट था, इसमें जो डार्विनिज्म का पॉइंट वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसको नहीं पता था वेरिएशन कैसे आती हैं, पॉपुलेशन में चेंज कैसे होती है, जो बाद में बाकी साइंटिस्ट से जो है वो पता चलता है। अगर 1940s में जब नियो डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट सामने आया,
तो नियो डार्विनिज्म में पैलेंटोलॉजी को भी, जेनेटिक्स को भी, बायोलॉजी सारी इसमें जो मोलेकुलर जेनेटिक्स है उसको भी साथ में मिला के ये आइडिया सामने आ गए कि ये सोर्स है वेरिएशन का। ठीक है, ऐसे वेरिएशन आ रही हैं, ऐसे वेरिएशन इनहेरिट हो रही हैं गैमेट्स के थ्रू, और फिर ये वेरिएशन जो है वो किस तरह से जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं अगली जनरेशन में, वो सारी डिटेल्ड जो है वो फिर उसमें नियो डार्विनिज्म में पॉइंट्स क्लियर हो गए हुए। दूसरा जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम। ये दो मैथमेटिशियन थे, हार्डे और वेनबर्ग, और इन्होंने ये जो अपना थ्योरम दिया, मैथ में जो थ्योरम है वो एक्चुअली लॉ ही है। तो वो इन्होंने जीन फ्रीक्वेंसीज का सम अप किया। हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम क्या है, सिंपली अगर हम इसको स्टडी करें तो ये थ्योरम है जी के जो फ्रीक्वेंसीज हैं एलील्स की, जीनोटाइप्स हैं एक पॉपुलेशन के जीन पूल में, मतलब एक पॉपुलेशन में एक जीन है, सपोज वो जीन मैं कह देता हूँ कि आप टंग रोलिंग का ही है, रोलर एंड नॉन रोलर, कितने उस पॉपुलेशन में रोलर हैं और कितने नॉन रोलर हैं, ठीक है, कितने डोमिनेंट अलील रखने वाले हैं, कितने रिसेसिव अलील रखने वाले हैं। तो वो जो डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी बनेगी, यानी कि एक जीन की जो अलील्स हैं उन अलील्स की जो फ्रीक्वेंसीज है, अब ऐसी एक जीन, फिर दूसरा जीन, तीसरा जीन, एक इंडिविजुअल का पूरा जीनोम, उस जीनोम की जो अलील्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इससे बड़े लेवल पे आ जाए, एक पॉपुलेशन का जीन पूल, पूरी पॉपुलेशन, सारा उसके सारे इंडिविजुअल्स के जीन्स की कलेक्शन, जीन पूल, और उस जीन पूल में मौजूद जो जीन्स हैं उन जीन्स की जो अलील्स हैं उन अलील्स की फ्रीक्वेंसीज, उन फ्रीक्वेंसीज का सम अप, उन फ्रीक्वेंसीज का सम अप कांस्टेंट होगा। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द जनरेशन। प्रोड्यूस भी हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, फिर भी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज का सम अप कांस्टेंट होगा, अनलेस एक्ट अपॉन बाय एजेंट्स अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि नॉर्मल जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हो रही है मियोसिस के दौरान, ठीक है, जो गैमेट्स बनने के दौरान, वो तो कॉज उसने जो करना था वो फैक्टर नहीं करती फ्रीक्वेंसीज को, लेकिन उसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, वो फैक्टर्स म्यूटेशन है, वो फैक्टर्स माइग्रेशन है, वो फैक्टर्स नॉन रैंडम मैटिंग है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है, उन फैक्टर्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर उनमें से वो फैक्टर्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे जीन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले, अगर वो फैक्टर्स ना हो, अगर वो फैक्टर्स एक्ट ना करें पॉपुलेशन के ऊपर, तो तब उस पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी का जो सम अप है वो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन लेकिन अगर उन फैक्टर्स में से कोई एक भी फैक्टर आ जाएगा, जो वो क्या करेगा, वो एलीलिक फ्रीक्वेंसी को आल्टर कर देगा। ठीक है, जब एलीलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी, आल्टर हो जाएंगी, तो उसकी वजह से फिर क्या है कि उनका जो सम अप है एलीलिक फ्रीक्वेंसीज का वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, और एलीलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज होना ये इंडिकेट कर रहा होगा कि उस पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ रही है, दैट चेंज इज एवोल्यूशन। मतलब दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन में तब तक एवोल्यूशन नहीं हो सकती जब तक कुछ एजेंट्स, कुछ फैक्टर्स उस पॉपुलेशन के ऊपर असरअंदाज ना हो जाए। वो फैक्टर्स हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जनरली फार्मूला इन्होंने जो दिया, एक जीन की दो अलील्स मौजूद हैं, दो अलील्स, उनको उसने सिंबल कर दिया उन्होंने पी से और क्यू से, तो ये दो अलील्स हैं, इन दोनों अलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम अप कांस्टेंट है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इवन रिप्रोडक्शन होगी, p प्लस क्यू स्क्वायर, रिप्रोडक्शन होगी तो p प्लस क्यू स्क्वायर वो बराबर होता है p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर के, उसका सम अप भी कांस्टेंट ही रहेगा 1, उसका सम अप भी कांस्टेंट ही रहेगा। हम इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सपोज प्लांट्स हैं जी, हमारे पास 500 प्लांट्स हैं, ठीक है, हमारे पास 500 प्लांट्स हैं, टोटल प्लांट्स हमारे पास 500 हैं।
जिसमें से 320 हमारे पास ऐसे हैं जो कि ट्रू ब्रीडेड रेड फ्लावर वाले हैं, उनके होमोजाइगस रेड। 160 ऐसे हैं जो रेड है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, हाइब्रिड रेड है, मोनोहाइब्रिड। और 20 ऐसे हैं जो व्हाइट फ्लावर वाले हैं, ठीक है, वो जो व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट है 20 ऐसे। ये टोटल हमारे पास 500 प्लांट्स हैं। अब फ्लावर का कलर रेड, फ्लावर के कलर के लिए जीन है जी आर। इस जीन की 2 एलील्स हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, ठीक है, ये कंप्लीट डोमिनेंस वाला जो है वो एक ये ट्रेट है। अब हर एक इंडिविजुअल में 2 एलील्स ही मौजूद होती हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स की सूरत में तो 2 एलील्स ही होंगी। नंबर ऑफ प्लांट्स अगर हमारे पास 500 है तो नंबर ऑफ एलील्स हमारे पास जो है वो कितने होंगे, 1000 होंगे। एलील्स, नंबर ऑफ एलील्स, टोटल एलील्स 1000 होंगे। अब इसमें से जो 500 प्लांट हैं, उन 500 प्लांट्स में से 320 प्लांट ऐसे हैं जिसमें 2 कैपिटल आर हैं, यानी कि कैपिटल आर 2 कैपिटल आर। ठीक हो गया, इसका मतलब है 640 कैपिटल आर यहां पर हो गया। 160 ऐसे हैं जिनमें 1 कैपिटल आर है, 160 कैपिटल आर ये हो गया। और उन्हीं 160 में एक स्मॉल आर भी है, इट्स मीन 160 स्मॉल आर यहाँ पर हो गए। और जो 20 वाइट है वो स्मॉल आर है, यानी कि हर एक में 2 स्मॉल आर मौजूद है। तो इसका मतलब है उस 20 को अब मल्टीप्लाई करें 2 से तो वो 40 स्मॉल आर है हमारे। इट्स मीन कि अगर हम कैपिटल आर की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो वो हमारे पास आएगी कितनी, 640 जमा 160, 800 ओवर 1000, टोटल एलील्स 1000 है, 0.8 आ जाएगी। और स्मॉल आर की अगर निकालनी हो तो 160 प्लस 40, 200 ओवर 1000, टोटल 1000 एलील, ठीक है। तो ये स्मॉल आर की फ्रीक्वेंसी 0.2 आ गई। एक को हम P से इंडिकेट कर देते हैं, एक को हम Q से इंडिकेट कर देते हैं। कैपिटल आर को P से और स्मॉल आर को हमने Q से इंडिकेट कर दिया। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी का सम अप निकाल लें यहाँ पर, तो 0.8 और 0.2 का सम अप वो कांस्टेंट ही है, ठीक है, वो कांस्टेंट। मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको शेयर करता हूँ इसमें कैलकुलेशंस बाकी की। अब P प्लस Q इज इक्वल टू 1। फार्मूला में हमने कहा जी कि अगर रिप्रोडक्शन भी कर जाए तब भी तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट P स्क्वायर। अब P की वैल्यू पुट कर दें 0.8 का स्क्वायर, Q की वैल्यू पुट कर दें 0.2 का स्क्वायर और 2PQ की वैल्यू पुट कर दें 0.8 और 0.2। अब 0.8 का स्क्वायर आएगा 0.64, 0.2 का स्क्वायर आएगा 0.04। और ये जो है वो कैलकुलेट करें, 0.2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें 0.16, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाइड करें तो ये आएगा 0.32। आप इन तीनों का सम अप करके देख लें, दैट इज 1। इट्स मीन दैट के रिप्रोडक्शन भी अगर हो गई है तो उस पॉपुलेशन में जो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज थी उनका जो सम अप है वो कांस्टेंट ही रहा है, उनका जो सम अप है वो कांस्टेंट ही रहा है। तो जब अब सम अप कांस्टेंट रहा है तो इसका मतलब है कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, तो फिर एवोल्यूशन नहीं होगी। लेकिन फिर कौन सी चीज ऐसी है जो एवोल्यूशन का सबब बनती है? वो चीज जो इस एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकती है।
और वो चीज कौन से हैं? वो ये 5 फैक्टर हैं। ठीक है, वो ये 5 फैक्टर्स हैं जो उनको चेंज करते हैं। ठीक है, वो म्यूटेशन है, वो माइग्रेशन है, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, वो नॉन रैंडम मैटिंग है, ठीक है, और सिलेक्शन है। ये वो 5 पॉइंट हैं जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। अगर इन पॉइंट्स में से, अगर इन फैक्टर्स में से कोई एक भी होगा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, एवोल्यूशन होगी। और अगर ये फैक्टर नहीं है तो फिर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती और एवोल्यूशन भी नहीं हो सकती। म्यूटेशन क्या है? दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ चेंज इन डीएनए। ठीक है, म्यूटेशंस होती जा रही हैं। म्यूटेशंस कितने ही एनवायरनमेंट में मौजूद है, रेडिएशंस हैं, केमिकल्स हैं, कितनी ही म्यूटेशंस हो रही हैं। जीन लेवल पे म्यूटेशन हो रही है, क्रोमोसोम लेवल पे म्यूटेशन हो रही है, चेंज इन नंबर आ रहा है, चेंज इन स्ट्रक्चर आ रहा है, चेंज इन जीन स्ट्रक्चर आ रहा है, चेंज इन जीन नंबर आ रहा है। म्यूटेशंस होती जा रही हैं। तो चूंकि म्यूटेशन हो रही हैं, इट्स मीन एलीलिक फ्रीक्वेंसीज भी चेंज होती रहेंगी, इट्स मीन एवोल्यूशन भी हो रही होगी। ठीक है, म्यूटेशन कोई आप एग्जांपल दे दें जहां म्यूटेशन नहीं है जिस पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इंडिविजुअल म्यूटेशन जो है वो बहुत रेयर है, और ये जो म्यूटेशन है अकेली एलीलिक फ्रीक्वेंसी को इतनी मुतासर नहीं करती जितनी कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो म्यूटेशन है। फिर माइग्रेशन, आप किसी भी पॉपुलेशन को ले लें, अगर उसमें इमिग्रेशन नहीं होगी, अगर उस पॉपुलेशन में कोई आएगा नहीं, इमाइग्रेशन नहीं होगी, ठीक है, उससे एग्जिट अगर नहीं होगा, यानी कि ना कोई उस पॉपुलेशन में आए ना कोई इस पॉपुलेशन से जाए, माइग्रेशन बिल्कुल ना हो। लेकिन अगर इमाइग्रेशन हो गई है, यानी कि उस पॉपुलेशन से कोई एग्जिट हो गया है, या इमिग्रेशन हो गई है, कोई पॉपुलेशन में कोई बाहर से आ गया है, तो वो जो भी आएगा वो भी जीन्स लेके आएगा, एलील्स लेके आएगा, वो भी फ्रीक्वेंसी को अल्टर करेगा, और जो जा रहा होगा वो भी एलील्स लेके जा रहा होगा, उसके अंदर भी अपना उसका जो जीन पूल है, जो जीनोम है, वो उससे निकल रहा होगा पॉपुलेशन से, वो भी जीन पूल को डिस्टर्ब करेगा। इट्स मीन दैट इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन बोथ alter the gene pool frequencies of the gene। माइग्रेशन अल्टर कर रही है। अगर माइग्रेशन नहीं है, म्यूटेशन भी नहीं है, और दूसरे फैक्टर्स भी नहीं है, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो। अगर ये माइग्रेशन है तो इट्स मीन दैट जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी इफेक्ट हो रही है। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, what is genetic drift? It is a change in frequency of alleles at a locus that occur by chance, that occur by chance। ठीक है, असल में होता क्या है कि कोई डिजास्टर्स हुए, कोई तो आग लग गई जंगल में, या कोई उसमें ऐसा एनवायरमेंटल हैजर्ड आई, तो वो एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तेजी से खत्म होगी और चंद एक सर्वाइव किए, तो जीन पूल शॉर्ट हो गया। और वो जो फिर चंद एक सर्वाइव करेंगे, जब वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा भी लेंगे तो सिर्फ उनके जीन्स ही आगे इंक्रीज होंगे, बाकी जीन्स तो खत्म हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये चेंज इन पॉपुलेशन है, बाय चांस जो है वो ये चेंज है एलील्स के अंदर, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ये जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसकी वजह से पर्टिकुलर एलील्स लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस मे अकर इन अ स्मॉल पॉपुलेशन when few individuals fail to reproduce and then genes are lost from that population। एक पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर सके तो उनके एलील्स तो इन फ्यूचर उस पॉपुलेशन से निकल गए, वो फिर एलील्स की कमी आ गई। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो रही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी चेंजेस लाने का सबब बन रही है। फिर इसी तरह से नॉन रैंडम मैटिंग, नॉन रैंडम मैटिंग, एनिमल्स में रैंडम मैटिंग है, एनिमल्स में रैंडम मैटिंग है। अब एनिमल्स के अंदर ये जो रैंडम मैटिंग है, इससे इक्वल चांस है हर एक को रिप्रोड्यूस करने का। ठीक है, और कुछ सिलेक्टिव एलील ही आगे पॉपुलेशन में नहीं जा रहे होते, सब के एलील्स ही आगे ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन अगर यही मैटिंग नॉन रैंडम हो जाए, सिलेक्टिव हो जाए, ठीक है, सिलेक्टिव हो जाए, तो इससे क्या होगा? इससे डेफिनेटली सिलेक्टिव एलील्स ही आगे जा सकेंगे, बाकी नहीं जा सकेंगे। वो एलील्स उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो नॉन रैंडम मैटिंग भी पर्टिकुलर एलील्स की फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने का सबब बनती है।
और इस तरह से सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन जो है ये भी सिलेक्टिव एलील्स की फ्रीक्वेंसीज को ही प्रमोट कर रही है, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रोजेनी ज्यादा है, कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रोजेनी कम है, ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन ख्वा नेचुरल हो ख्वा आर्टिफिशियल हो, यानी कि हम खुद से एक पॉपुलेशन में सिलेक्ट कर दें कि ये इंडिविजुअल सिर्फ रिप्रोडक्शन करेगा आगे, बाकी को रिप्रोडक्शन के चांस ही ना दे, तो जिसकी सिलेक्शन होगी है उसके ट्रेड्स तो आगे जाएंगे, बाकियों के नहीं। हम ब्रीडर्स में ब्रीडिंग में क्या करवा रहे होते हैं, सिलेक्टिव एनिमल्स के ट्रेड्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ख्वा आर्टिफिशियल है ख्वा नेचुरल है, सिलेक्शन भी सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स को ही प्रमोट करती है, उन्हीं एलील्स को आगे प्रमोट करती है। इट्स मीन दैट इज आल्सो अल्टरिंग द एलीलिक फ्रीक्वेंसी। तो ये 5 फैक्टर हैं, इनमें से कोई एक भी अगर हो, कोई एक भी अगर हो, तो वो एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, आल्टर कर रहा है। तो अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है पॉपुलेशन की, तो इसका मतलब है एवोल्यूशन हो रही है। और अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है एक पॉपुलेशन की, इट्स मीन दैट एवोल्यूशन नहीं हो रही, ठीक है। तो हार्डे और वेनबर्ग ने बाकायदा ये कैलकुलेशन दी थी कि आप किस तरह से एलीलिक फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रही है या नहीं आ रही, उसकी बेस पे पता चल जाएगा कि ये इवॉल्विंग पॉपुलेशन है या नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो अपना माइक अनम्यूट करें और मुझसे जब वो क्वेश्चन कर लें। हमारा जो है वो यही टॉपिक था आज का। कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो अपने माइक को अनम्यूट करते हुए मुझसे पूछ सकते हैं।